हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नूपुर एक गरीब विधवा होती है। उसके पति की मृत्यु के बाद तो मानो उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उसका मकान मालिक भी उसे घर से निकाल देता है क्योंकि उसके पति ने किराया नहीं चुकाया होता। और तो और नूपुर जब अपने मायके जाती है तभी उसकी दोनों भाभियां उसे घर में रखने से मना कर देती हैं। किस्मत और लोगों से इतने धोखे मिलने के बाद नूपुर पूरी तरह बिखर चुकी थी। हे ऊपर वाले, मेरी किस्मत में ही क्यों विधवा होना लिखा था। अब मैं कहाँ जाऊं? दोनों भाभियों ने भी घर से मुझे निकाल दिया, घर में नहीं मुझे रखा। क्या लिखा है अब मुझे भागन के भाग के मेश्वर। नूपुर 2 से 3 दिनों तक तो सड़कों पर ही सोती है, लेकिन एक दिन चलते चलते उसे गांव का एक कृष्णा मंदिर दिखाई देता है और वो वहीं रहने लगती है। हे कान्हा जी, कुछ दिन आपके घर रहूंगी। हिम्मत दीजिए कि मैं इस क्रूर और निर्दयी संसार में जी पाऊं और हर एक मुसीबत को मात दे पाऊं। तभी वहां पर एक पुजारी जी आते हैं और वो गुस्से से नूपुर से कहते हैं, अरे ओ लड़की, ये कोई गार्डन या पार्क नहीं है जो मुंह उठाया और चली आई। चलो दर्शन लो और निकलो यहाँ से। माफ कीजिएगा पंडित जी, वो दरअसल हाल ही में मेरे पति की मृत्यु हुई है और उसके बाद मेरी दुनिया इधर की उधर हो चुकी है। न रहने का ठिकाना है और ना ही खाने का। मुझे इस मंदिर में कुछ दिनों के लिए रहने दीजिए ना, मैं आपसे विनती करती हूँ पुजारी जी। अरे नहीं, यहाँ कोई भक्त नहीं रुक सकता। जाओ अब यहाँ से। लेकिन पुजारी जी मेरी बात तो सुनिए। पुजारी नूपुर के हाथ पकड़कर उसे वहां से खींचते हुए मंदिर के बाहर धक्के मारकर निकाल देता है। रात के 10:30 बजे थे और मंदिर में कोई नहीं था। पुजारी जी, ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसा मत कीजिए। एक पुजारी होकर आप मुझे मंदिर से बाहर नहीं निकाल सकते। क्योंकि अब मंदिर को बंद करने का समय हो चुका है, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। पुजारी मंदिर के पाट को बंद कर देता है और खुद भी वहां से चला जाता है। अगले दिन नूपुर देखती है कि मंदिर के मुखिया कुछ बातचीत कर रहे हैं और वो किसी महोत्सव की बात होती है और वो और उनके आदमी इस बात से चिंतित थे कि गांव में सबसे अच्छा प्रसाद कौन बनाएगा। तभी मुखिया के आदमी में से नूपुर को विकास नजर आता है। विकास नूपुर के स्वर्गवासी पति जयंत का दोस्त था। विकास भाई साहब, मैं नूपुर, पहचाना आपने? अरे नूपुर भाभी, हाँ हाँ, पहचाना पहचाना। जयंत के साथ को जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे बहुत दुख हुआ। जी भाई साहब, अब नियति के आगे किसी की चलती है क्या? अच्छा सुनिए, यहाँ किसी महोत्सव की बात हो रही है ना, और आप लोग प्रसाद बनाने वाले की तलाश कर रहे हैं। हाँ नूपुर भाभी, पूरे गांव के लिए पूरी सब्जी और हलवे का प्रसाद बनाना है, लेकिन सभी लोग ज्यादा रेट्स मांग रहे हैं। क्यों ना प्रसाद बनाने मैं आ जाऊं? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है। मैं ये कैसे भूल सकता हूँ। जब मैं पहली बार आपके घर खाना खाने आया था तब भी आपने पूरी सब्जी ही बनाई थी, और वो भी इतनी स्वादिष्ट कि मेरा मन ही नहीं भर रहा था। रुकिए, मैं अभी मुखिया जी से बात करता हूँ। विकास मंदिर के मुखिया जी पंचमलाल को जाकर नूपुर के बारे में बताता है और मुखिया जी नूपुर को एडवांस पैसे देते हुए कहते हैं, ये लीजिए नूपुर बहन, ये कुछ एडवांस पैसे हैं। आप काम शुरू कर सकती हो। आपके पैसे हम आपको महोत्सव के दिन देंगे। धन्यवाद मुखिया जी, लेकिन मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। भगवान के प्रसाद को बनाने के लिए मैं पैसे नहीं मांगूंगी। हाँ, केवल प्रसाद का सामान लाने के लिए पैसे दे दीजिए। हाँ, वाह नूपुर बहन, बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके। मैं बहुत खुश हूँ आपसे मिलकर। आप सही मायनों में कृष्ण भगवान की एक सच्ची भक्त हो। नूपुर सामान लाती है और प्रसाद की तैयारी करने लगती है। महोत्सव के लिए बस 1 दिन बचा था और नूपुर को मंदिर के कक्ष में रहने की अनुमति मिल गई थी, वो भी महोत्सव के खत्म होने तक। लेकिन शाम के बाद मंदिर में जो पुजारी जी थे जिन्होंने पिछली रात नूपुर को मंदिर से बाहर निकाला, वो इस बात से अनजान थे कि नूपुर भी मंदिर में है। रात में नूपुर कक्ष में बैठकर अगले दिन के महोत्सव के लिए सारी तैयारियां कर रही होती है। तभी वो पुजारी जी की आवाज सुनती है जो फोन पर किसी से बात कर रहे होते हैं। हेलो हेलो, हाँ बोल भिड़ू। हाँ आरेला है रे अपन। हाँ हाँ रुक, थोड़ा रोज की तरह दान पेटी से माल तो चुरा लेने दे, फिर करेंगे अपन आज धमा चौकड़ी और पार्टी शार्टी।
पुजारी मंदिर की दान पेटी से सारे पैसे निकालता है और आधे पैसे अपनी जेब में डालता है। कक्ष की खिड़की से झांकते हुए ये दृश्य देख नुपुर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बहुत घबरा जाती है। इसका मतलब शाम के बाद जो पुजारी आता है वो एक ढोंगी है, एक गुंडा मवाली। हे भगवान, नहीं, मुझे अभी मुखिया जी को यहाँ बुलाना होगा। लेकिन मैं कैसे बुलाऊं? मेरे पास तो फोन भी नहीं है। नूपुर हिम्मत जुटाकर कक्ष के बाहर आती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, चोर चोर चोर। नूपुर की आवाज सुनकर सभी गांव वाले विकास और पंचमलाल वहां इकट्ठा हो जाते हैं और ढोंगी पुजारी घबरा जाता है। अरे नुपुर बहन, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अरे कहाँ है चोर? नुपुर भाभी, क्या हुआ? आप तो प्रसाद की तैयारी कर रही थी ना, फिर अचानक से क्या हुआ है? कहाँ चोर? चोर चोर क्यों चिल्ला रही थी आप? ये है चोर, ये ढोंगी आदमी जो पुजारी का मुखौटा पहनकर हर रात यहाँ इस दान पेटी से पैसे चुराता है। शक तो मुझे इस पर कल रात को ही हो गया था मुखिया जी। मैंने इसे अपनी आंखों से और कानों से अपने दोस्त से फोन पर बात करते हुए सुना है। ये उससे कह रहा था कि ये रोज की तरह पैसे लेता है दान पेटी से, और इसकी भाषा से तो ये गुंडा लग रहा है। ये तुम क्या कह रही हो पुत्री? तुम्हें अंदाजा भी है तुम मुझसे इस तरीके से बात करके कितना बड़ा पाप कर रही हो? विधवा अभागन औरत! चुप, एकदम चुप। खबरदार अगर कुछ और बोला तो। लेकिन नुपुर, तुम यह बात दावे से कैसे कह सकती हो? रुकिए मुखिया जी, मैं अभी इसके लास्ट डायल नंबर पर कॉल लगाती हूँ, तब आप सब खुद ही सुन लीजिएगा। नूपुर उस ढोंगी पुजारी के फोन से लास्ट डायल नंबर पर फोन कॉल लगाती है और तभी ढोंगी पुजारी का गुंडा दोस्त उससे बात करता है, जिसे सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। हे भगवान, इसका मतलब नुपुर भाभी सच कह रही हैं। ओ पाखंडी, चल हनुमान चालीसा सुना कर दिखा। अच्छा ठीक है, वो नहीं तो फिर ये ले, इस कागज पर स्वास्तिक बनाकर दिखा। पुजारी बहुत डर जाता है, उसकी तो बोलती ही बंद हो जाती है। कुछ देर बाद पुलिस आती है और उसे गिरफ्तार करके ले जाती है। वहीं अगले दिन महोत्सव में नूपुर बहुत स्वादिष्ट पूरी सब्जी बनाती है, जो सभी को खूब पसंद आती है। अरे वाह वाह वाह, आज तक के सभी महोत्सव में से सबसे बढ़िया प्रसाद बना है ये, मजा ही आ गया। हाँ हाँ नुपुर जी, आपके हाथों में सच में भगवान का आशीर्वाद है और दिल में भरपूर श्रद्धा। मंदिर का मुखिया पंचमलाल नूपुर के पास जाता है और उसे कुछ पैसे देते हुए कहता है, ये लीजिए नुपुर बहन, ये 50,000 की धनराशि। आपने इस मंदिर के लिए बहुत कुछ किया है और ऐसे में मैं चाहता हूं कि आप इन पैसों से अपना खुद का एक पूरी सब्जी का ठेला खोलो और एक मकान में रहो। कृपा करके इन्हें अपनाने से इनकार मत कीजिए। लेकिन मुखिया जी, आपको कान्हा जी की सौगंध, ये धनराशि रख लीजिए। नूपुर उस धनराशि को स्वीकार करती है और वो गांव में अपना पूरी सब्जी ठेला लगाना शुरू करती है और एक किराए के मकान में रहने लगती है। कुछ ही दिनों में उसकी खूब तरक्की होने लगती है और वो अकेले अपने जीवन में खूब आगे जाती है। शिखरपुर नामक एक गांव में भूषण अपनी बीवी फाल्गुनी और 2 छोटे बेटे बेटी राधा और राजू के साथ रहा करता था। भूषण अपने खेत में सब्जियां उगाता था और उन्हें बाजार में जाकर बेचा करता था। सब्जी ले लो, सब्जी ताजा ताजा हरे भरे सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी। अरे भाई साहब, मुझे 2 किलो भिंडी और टमाटर दे दो। अरे भूषण भाई, तुम्हारे खेत की सब्जियां पूरे बाजार में सबसे फ्रेश और स्वादिष्ट होती हैं। मुझे 3 किलो प्याज और 2 बड़ी जोड़ी मेथी देना और साथ ही 20 रुपए का थोड़ा पुदीना भी डाल देना। जी शुक्रिया, मैं अभी आपकी सब्जियां पैक कर देता हूँ। भूषण अपने खेत में सब्जियों को बहुत ही प्यार और स्नेह से उगाता। गर्मी का मौसम आ चुका था। तपती धूप में भूषण सब्जियां बेचता। उसकी बीवी उसे रोज जाते समय ठंडा ठंडा नींबू पानी बना कर देती। जल्दी करो फाल्गुनी, मुझे देरी हो रही है बाबा। ये लीजिए, वो पड़ोस वाली लतिका जी है ना, उनके यहाँ फ्रिज से बर्फ लेने गई थी। वो इतनी अमीर है, लेकिन उनमें रत्ती भर का घमंड नहीं है। उनके घर गई तभी ऐसे लगा जैसे रेगिस्तान से हिमाचल की पहाड़ियों में चली गई।
क्योंकि उनके घर में तो हर तरफ एसी लगी हुई थी। काश हमारे पास भी एसी होता। दिन में सपने मत देखो। और जल्दी से ये नींबू पानी का गिलास मुझे पकड़ा दो, ताकि मैं इसे पीकर सब्जी बेचने के लिए निकलूं। एक तो पहले ही सूरज सर पर चढ़ चुका है और आज बहुत लेट भी हो गया है। भूषण ठंडा ठंडा नींबू पानी पीता है और वो सब्जी बेचने निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो घर के बाहर कदम रखता है, अचानक से जमीन में क्रैक्स होने लगते हैं और एक खतरनाक भूकंप आ जाता है जो पूरा गांव तबाह करके रख देता है। आधा गांव उस भयानक भूकंप में खत्म हो जाता है। भूषण, फाल्गुनी और राधा, राजू चारों सही सलामत बच जाते हैं, लेकिन उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका था। अब वो सड़क पर आ चुके थे। भीषण गर्मी में वो चारों यहाँ से वहाँ नंगे पांव भटकते फिरते हैं। माँ, पापा, मेरे पाँव बहुत जल रहे हैं। और मेरे भी माँ पापा। राधा बिटिया, तू मेरे पास आ। राजू बेटा आओ। भूषण राधा को अपनी गोदी में उठाकर चलता है और फाल्गुनी राजू को अपनी गोदी में उठाकर चलती है। दोनों मियाँ बीवी के पैरों पर मानो अंगारों जैसे चटके लगते हैं। उनके आंखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन वो दोनों अपने बच्चों के लिए उफ तक नहीं करते। वो सभी एक नदी किनारे रुककर पानी पीते हैं और एक पेड़ की छांव में झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगते हैं। एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। मेरी खेती, मेरा घर, सब कुछ। अब हम कैसे जिएंगे इस जान लेने वाली भयंकर गर्मी में, हमारे बच्चे। जी आप इस तरह हिम्मत हारेंगे तो कैसे चलेगा भला। हम दोनों अपने बच्चों के लिए मेहनत करेंगे, उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। फाल्गुनी और भूषण दोनों ही एक अमीर आदमी के यहाँ नौकरों वाला काम ढूंढ लेते हैं और वहीं पर काम करने लगते हैं। उस अमीर आदमी का नाम धनराज होता है और वो अपनी बीवी सागरिका और छोटी बेटी टीना के साथ रहता था। उनके घर में हर एक कमरे में एसी लगा हुआ था। एक दिन जब राजू और राधा दोनों ही अपने माँ पापा संग काम पर आते हैं, तभी वो टीना के कमरे में बाहर चुपके से देखते हैं। टीना, ये लो बेटा, आइसक्रीम, कपकेक और कोल्ड ड्रिंक्स। आराम से बैठकर पियो और अपना फेवरेट कार्टून देखो। इसके बाद स्टडी करना है आपको, ओके बेटा? हाँ मम्मा, मैं एक बार में समझ जाती हूँ। आप बार बार मत बोला करो। मुझे एक ही चीज, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। ठीक है बाबा, जरा कुछ बोलो नहीं कि बस हिटलर बन जाती है। अच्छा, मैं एसी ऑन करके जा रही हूँ, जब ज्यादा ठंडा लगे तब एसी ऑफ कर देना, ओके? ओके। सागरिका टीना के कमरे के एसी ऑन करके चली जाती है और उस कमरे से ठंडी ठंडी हवा बाहर भी आ रही थी, जिसका आनंद राधा और राजू चुपके से उठा रहे थे। वाह यार राजू, है ये टीना कितनी भाग्यवान है ना, इसके कमरे में तो एसी है। हाँ हाँ राधा, काश हम भी एसी में ही रह पाते। तभी टीना उन दोनों को देख लेती है और वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। तुम दोनों गरीब फटीचर लोग यहाँ पर मेरे कमरे के बाहर खड़े रहकर फ्री फंड में एसी की हवा खा रहे हो। बेवकूफ, बेशर्मो, हाँ निकल जाओ यहाँ से। टीना उन दोनों को धक्का मार कर गिरा देती है। तभी वहां पर धनराज, सागरिका, भूषण और फाल्गुनी आ जाते हैं। राधा, राधा बिटिया, राजू बेटा, तुम दोनों ठीक तो हो ना? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? नहीं पापा, हम ठीक हैं। पक्का ना बच्चों? हाँ माँ, पक्का। मम्मा, पापा, ये दोनों गरीब मेरे रूम के बाहर खड़े होकर एसी की हवा खा रहे थे। सागरिका और धनराज गुस्सा हो जाते हैं और फाल्गुनी और भूषण को खूब सुनाते हैं। अरे तमीज वगैरह कुछ सिखाया है कि नहीं तुम दोनों ने अपने बच्चों को? हमने गलती कर दी जो तुम्हारे गंदे घटिया बच्चों को हमारे साफ और सुंदर से घर में आने दिया। इनसे कहो कि अभी के अभी यहाँ से रफा दफा हो जाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन मालकिन, मैंने कहा ना, निकालो इस कचरे को मेरे शीश महल से बाहर, वरना मैं तुम दोनों को काम से हटा दूंगी और किसी और को रख लूंगी। समझ गए तुम दोनों? मजबूर और लाचार फाल्गुनी और भूषण राधा और राजू को झोपड़ी वापस जाने कहते हैं और वो दोनों भी बिना कुछ कहे चुपचाप चले भी जाते हैं। कुछ दिनों बाद थोड़े बहुत पैसे आने के बाद वो लोग एक छोटे से किराए के मकान में शिफ्ट हो जाते हैं। तभी माँ पापा, हम अब एक घर में रहने तो आ गए, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ एक पंखा ही है। क्या हम अपने घर में एक एसी लगा लें? हाँ माँ पापा,
हमें भी टीना की तरह एसी के कमरे में रहना है और ठंडी ठंडी हवा खाते हुए सोना है। हाय, कितना सुंदर लगेगा फिर तो। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, लेकिन मैं तुम्हारी ये मांग पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि हम इतने पैसे नहीं कमाते जो हम एसी खरीद सकें। माफ करना बच्चों, माफ करना। रूठो मत, मेरे पास एक उपाय है जिससे एसी की जैसी हवा लगेगी, लेकिन ये वाली एसी थोड़ी देसी और अतरंगी है। फाल्गुनी गीले रजाइयों को खिड़कियों पर टांगती है जिससे घर ठंडा हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों बच्चों का मुंह उतरा हुआ ही रहता है। फाल्गुनी और भूषण भी बहुत दुखी होते हैं। एक दिन भरी दोपहर में जब सागरिका बंगले के गार्डन एरिया में पौधों को पानी दे रही होती है, तभी 2 गुंडे आकर उसे एक वैन में किडनैप करके चले जाते हैं। मालकिन! फाल्गुनी, चलो जल्दी, हम साइकिल पर सवार होकर उनका पीछा करेंगे। तुम साइकिल के पीछे बैठकर पुलिस को फोन लगाओ, तब तक जल्दी जल्दी। भूषण और फाल्गुनी दोनों साइकिल पर सवार होकर उन गुंडों की वैन का पीछा करते हैं और आखिरकार उन्हें रोक ही देते हैं। फाल्गुनी सागरिका को गुंडे से अलग करती है और भूषण उन गुंडों को खूब पीटता है। उतने में वहां पर पुलिस आ जाती है और उन दोनों बदमाश गुंडों को गिरफ्तार कर लेते हैं। बाद में जब धनराज और टीना को ये बात पता चलती है, तब उन्हें भी अपनी गलतियों पर शर्मिंदगी महसूस होती है। धन्यवाद भूषण, फाल्गुनी, मैंने तुम दोनों के साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन तुम दोनों ने फिर भी मेरी जान बचाई, अपनी जान जोखिम में डालकर। थैंक यू अंकल आंटी, मेरी मम्मी की जान बचाने के लिए। मेरी तरफ से आपको और राधा राजू को भी सॉरी। ये लो भूषण, मना मत करना। इन पैसों को हमारी तरफ से प्यार भरा नजराना समझना। हमें अपनी गलती का पश्चाताप हो चुका है। वो तीनों भूषण और फाल्गुनी से माफी मांगते हैं और भूषण और फाल्गुनी उन पैसों से अपने घर के लिए एसी खरीदते हैं और वो चारों एसी में रहकर बहुत खुश होते हैं। ये हमारे घर एसी आ गई, एसी आ गई। राधा और राजू तो खुशी के मारे झूमते नाचने लगते हैं। इस तरह वो लोग हंसी खुशी से एक साथ एक सुंदर सा जीवन बिताते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।